हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 13 नाभिक या फिर न्यूक्लियस का। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने जाना कि आखिर क्या परमाणु संख्या फिर एटॉमिक नंबर कहलाती है, क्या परमाणु द्रव्यमान कहलाता है और क्या वनस्पति कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे कि आखिर संभारिक क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या कहलाते हैं और लास्ट में हम जानेंगे कि आखिर कैसे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द्रव्यमान ऊर्जा का तुल्यता समीकरण दिया था। तो फ्रेंड्स, जो कि कल की क्लास हमारे 30 मिनट्स की हो गई थी, इस कारण से हमारा क्विज नहीं हो पाया था। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, कल की क्लास का और आज की क्लास का दोनों का एक कंबाइंड क्विज इस क्लास में होगा। इस बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर आपने स्टार्टिंग में बोला था कि सर क्लास के बाद टेस्ट होगा और आपने तो कल टेस्ट लिया ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि इस क्लास के लास्ट में हमारे पिछले लेक्चर का और इस लेक्चर का एक कंबाइंड टेस्ट होने वाला है, तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आपको कौन दिखाई दे रहा है? भाई ये तो शक्तिमान है, भाई मुकेश खन्ना जी हैं। कौन नहीं जानता सर? आपकी सर भी जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं वो भी बचपन में सर मुकेश खन्ना के बहुत बड़े फैन थी। एटलीस्ट मैं तो अभी भी इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। भैया ये कौन है? भैया पंडित विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री, ग्राम पटिंडा, जिला कानपुर वगैरह वगैरह। हाँ भैया, ये कौन है? ये शक्तिमान। ये कौन है? पंडित गंगाधर है इनका पूरा नाम। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि भाई ये शक्तिमान है और ये है विद्याधर गंगाधर मायाधर शास्त्री। फ्रेंड्स, इनकी सहायता से मैं आपके लिए समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बचपन में या फिर कई स्टूडेंट तो अभी भी देखते होंगे भाई शक्तिमान, पुराने एपिसोड्स को कई स्टूडेंट्स अभी भी देखते होंगे। तो मैं आपके लिए समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दोनों की यदि हम वेइंग मशीन से वेट निकालें तो दोनों के वेट समान होंगे कि नहीं होंगे? अरे भैया क्यों नहीं होंगे? वही तो शक्तिमान है और वही तो आपके पंडित विद्याधर जी हैं। मतलब दोनों की यदि हम वेइंग मशीन से वेट चेक करें तो दोनों के वेट समान आने वाले हैं। लेकिन भैया ये दोनों शक्तिमान में अलग अलग जगह पे एंट्री लगाते थे, इतना तो आपको पता होगा। ये दोनों कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए होंगे, क्योंकि भैया एक ही आदमी तो दोनों रोल कर रहा है। तो मतलब शक्तिमान पहली नंबर पे आ जाया करते थे और विद्याधर जी दूसरे नंबर पर आया करते थे। कभी कभार इनके नंबर भी पलट जाया करते थे कि अधिकांशतः जो शक्तिमान रहा करते थे, मतलब जो मुकेश खन्ना जी अपने नाटक में अपने प्रोग्राम में अधिकांशतः विद्याधर के रोल में रहते थे, मतलब पहले रोल में रहते थे। और उसके बाद कभी कभी जब जरूरत पड़ जाती थी विलन से फाइट करने के लिए तो वो शक्तिमान की फॉर्म में आ जाते थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपके लिए एक नया कंसेप्ट समझा रहा हूँ, वो है संभारिक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स। तो फ्रेंड्स, किसी परमाणु में उपस्थित ऐसे नाभिक जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, शक्तिमान की सहायता से कहीं ना कहीं आप समझ हो गए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों का वेट तो समान होगा ना। मुकेश खन्ना मतलब दोनों मुकेश खन्ना ही है, पहले शक्तिमान है, दूसरे पंडित विद्याधर गंगाधर जी हैं। दोनों के यदि हम वेइंग मशीन से वेट निकालें तो दोनों के वेट तो समान आने वाले हैं, इतना पता है। और विद्याधर जी मतलब जो गंगाधर थे वो पहले नंबर पे एंट्री लगाते थे शक्तिमान में, और दूसरे नंबर पर जो एंट्री लगाती थी वो कौन थी? वो शक्तिमान थे। तो अब हम आपके लिए इसे रिलेट करेंगे कि संभारिक क्या कहलाता है। देखिए संभारिक क्या कहलाएगा? किसी परमाणु में ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या है फिर जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो किंतु परमाणु क्रमांक अलग हो। ठीक, इनके साथ भी तो वही अप्लाई हो रहा है भाई। दोनों के द्रव्यमान, दोनों का मतलब वेइंग मशीन से डिबेट निकालें तो समान होगा, लेकिन दोनों के क्रमांक, दोनों के नंबर एंट्री करने के अलग अलग है। तो संभारिक से आप क्या समझते हैं? तो चलिए फ्रेंड्स, संभारिक को क्विक समराइज कर लेते हैं। ऐसे सभी नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहलाते हैं। हाँ भाई, स्पेशली यदि कोई एक परमाणु का नाभिक संभारिक है तो संभारिक होना किसी एक परमाणु के नाभिक का गुण है और समस्थानिक होना किसी तत्व की एक परमाणु का गुण है। इतना तो आप समझ के होंगे यार भाई। अरे भाई इतना सिंपल तो है। देखो, ऐसे नाभिक होने चाहिए जिसका हम स्पेक्ट्रोमीटर से वेट निकालें तो उनकी वेट या फिर द्रव्यमान समान आने चाहिए। परमाणु द्रव्यमान कहते हैं जिसे हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। उनकी उन नाभिकों की द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु द्रव्यमान समान आने चाहिए किंतु उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हों। यहाँ पर स्पेशली नाभिक को टारगेट में रखकर बात की जा रही है। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि इनके रासायनिक गुण भिन्न होते हैं और इनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। फ्रेंड्स, की सामान्य सी तो बात है यार। देखिए, इनके रासायनिक गुण अलग अलग होंगे भाई, क्यों ना हो। इनकी नाभिक है, उनके परमाणु द्रव्यमान समान है किंतु परमाणु क्रमांक अलग है। परमाणु क्रमांक अलग है मतलब प्रोटॉनों की संख्या अलग है। प्रोटॉनों की संख्या अलग है मतलब प्रोटॉन जितने होंगे ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग है। यदि मैं आपसे बात करूंगी किसी एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है तो आप कहेंगे सर वो परमाणु हाइड्रोजन का होगा, और मैंने आपसे कहूं कि किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सर आप कहेंगे कि सर वो हीलियम का परमाणु है। बताइए फ्रेंड्स, आप बताइए, क्या एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु और 2 इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु के आपस में समान हो सकते हैं?
क्यों हो भैया, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, दोनों के अलग अलग गुण हैं। यदि हाइड्रोजन आग लगाता है तो हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है, मतलब दोनों के रासायनिक गुण अलग अलग है। यदि संभारकों की बात की जाए तो इनके द्रव्यमान भले ही समान हो। ठीक इसके उलट हमने संभारक में भी जाना था। हमारा इसका अगला पॉइंट है, इनमें इलेक्ट्रॉनों व प्रोटोनों की संख्या में हमेशा अंतर होता है। कैसे होता है भाई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों की संख्या में अंतर कैसे होता है? देखो, नाभिक में द्रव्यमान संख्या तो समान है किंतु परमाणु क्रमांक अलग है। परमाणु क्रमांक अलग है तो हमने क्लास के स्टार्टिंग में जाना कि आखिर परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है। परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्याओं में हमेशा अंतर होगा। किस स्थिति में? संभारकों में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्याओं में हमेशा अंतर होगा। अगला पॉइंट है, इनके परमाणु द्रव्यमान समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं क्योंकि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। हाँ फ्रेंड्स, किसी भी परमाणु की नाभिक में मुख्यतः जो परमाणविक कण पाए जाते हैं वो ही उस परमाणु के द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको काफी मशक्कत नहीं करनी है यार। देखो, सिंपल तो लिखा है परमाणु द्रव्यमान समान है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं। जैसा कि मैं संभाविक जब से आपको स्टार्ट किया है तभी से बोलता आ रहा हूँ कि भाई परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होंगे। कैपिटल ई का मान समान होगा किंतु जेड का मान अलग अलग होगा। और नाभिकों में क्यों होगा कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होगी? देखिए सर, इसके उदाहरण की बात की जाए तो हीलियम और ट्राइटेरियम दो संभारक होते हैं। अगले उदाहरण पर बात की जाए तो कैल्शियम व आर्गन दो संभारक होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक आवर्त सारणी के थ्रू बता देता हूँ कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बता देता हूँ कि आखिर कैसे कैल्शियम और ऑर्गन दो संभारक होते हैं। मतलब इनके जो नाभिक होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान समान होंगे किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वक्त आप 20वें नंबर पर एक तत्व को देख पा रहे हैं। वो कैल्शियम परमाणु का, कैल्शियम तत्व का एक परमाणु है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। चलो इसे हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। पर इसका द्रव्यमान कितना है? कैल्शियम का द्रव्यमान कितना है? 40 यू है। ठीक है भैया, 40 यू है। 20-40 हो गया कैल्शियम। इसके बाद यदि हम बात की जाए ऑर्गन की, तो देखिए भैया, ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान 39.948 ई है। तो ऑर्गन और आपके कैल्शियम दोनों के परमाणु द्रव्यमान लगभग लगभग समान है। चूंकि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.078 है और आपके ऑर्गन का परमाणु द्रव्यमान 39.94 है। मतलब दोनों का परमाणु द्रव्यमान 40-40 यू है। लगभग लगभग दोनों के परमाणु द्रव्यमान समान ही है किंतु कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 20 है। ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है भैया? 18 है और कैल्शियम का 20 है। तो इस कारण से देखिए दोनों के बीच क्या डिफरेंस? दोनों के बीच परमाणु क्रमांकों का डिफरेंस है लेकिन दोनों के परमाणु द्रव्यमान समान है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि कैल्शियम और ऑर्गन दो आपस में संभारक होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे कि मैं आपके लिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि संभारकों की अवधारणा अल्फ्रेड वॉल्टर स्टीवार्ट द्वारा दी गई थी। हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इसे याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि आखिर आइसोबार्स का कंसेप्ट कौन लेकर आया था। तो संभारक की अवधारणा अल्फ्रेड वॉल्टर स्टीवार्ट द्वारा दी गई थी। फ्रेंड्स, चलते चलते हम एक और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो कि है सम न्यूट्रॉनिक। अरे भाई, इसका तो नाम में ही इसका कॉन्सेप्ट छपा हुआ है, सम न्यूट्रॉनिक। मतलब न्यूट्रॉन समान होंगे। कुछ न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। चलिए समझ लेते हैं। ऐसे नाभिक जिनकी न्यूट्रॉन संख्या को आप कैपिटल एन से दर्शा सकते हैं। तो ऐसे नाभिक जिनकी न्यूट्रॉन संख्या या फिर कैपिटल एन समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक जेड भिन्न हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे सोना और पारा, यू और एच जी दोनों आपस में सम न्यूट्रॉनिक है। मतलब इनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। अरे भाई, क्यों ना हो। आपके सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 होता है। पारे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। दोनों के बीच लीजिए परमाणु क्रमांकों में डिफरेंस हो गया और दोनों के बीच जब साइंटिस्ट ने स्टडी की होगी तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपस में समान मिली। तो इस कारण से हमने कह दिया सोना और पारा दोनों आपस में सम न्यूट्रॉनिक हैं। तो ऐसे नाभिक जिनकी न्यूट्रॉन संख्या n समान हो किंतु परमाणु क्रमांक z भिन्न हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी संभारक और सम न्यूट्रॉनिक की कहानी होती है खत्म। अब हम उस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हमने इस क्लास के मद्देनजर में रखा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान तुल्यता ऊर्जा समीकरण, जिसे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एक छोटी सी 1 इंच की लाइन, एक इंच का इक्वेशन जिसे यदि मैं एक लाइन में डिफाइन करूं कि वो होगा कि भाई एनर्जी को हम मास में या फिर मास को हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को एक दूसरे की फॉर्म में बदल सकते हैं। देखिए कितना आसान है ना कि एक छोटी सी बात है, हम सभी जानते हैं। तो चलिए, लेकिन आज मैं आपको इस इक्वेशन के बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपने बचपन में कभी भी नहीं सुनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, बचपन से छोटी क्लासों से हम सभी पढ़ते आ रहे हैं। कई सारे कंजर्वेशन लॉज होते हैं, जैसे
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सामान्य शब्दों में कहें कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही फ्रेंड्स, हम बचपन से एक और ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते आ रहे हैं। उसके अनुसार एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम किसी कार्बन को जलाते हैं तो क्या होता है, वह जलकर कहाँ चला गया। देखिए भाई, जब हम कार्बन को जलाते हैं तो वह जलकर ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जलने के बाद कार्बन के उतने ही ऑक्साइड की मॉलिक्यूल थे जितना कि कार्बन जलने से पहले उसके मॉलिक्यूल्स थे। मतलब जितना कि उसका मास जलने से पहले था, ठीक उतना ही मास उसका जलने के बाद रहा। तो फ्रेंड्स, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वो मास कंजर्व था। यहाँ पर जब हमने कार्बन को जलाया तो क्या किया। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने यहाँ पर कार्बन को जलाया तो क्या हुआ आपके सामने। जब हमने कार्बन को जलाया तो कार्बन की सॉलिड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज हो गया। पहले कार्बन सॉलिड स्टेट में था, जब हमने उसको जलाया तो कार्बन के ऑक्साइड बन गया और वो गैसेस स्टेट में आ गया। तो इस प्रकार से इस यहाँ पर हम इस कंजर्वेशन लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों कंजर्वेशन लॉ से यह तो सिद्ध हो गया था कि मास और एनर्जी दोनों कंजर्व हैं। मतलब इन्हें ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी, विज्ञान आगे बढ़ा, ठीक वैसे ही हम उन्नति आगे करते गए। उस वक्त वैज्ञानिकों ने बनाया एटम बम। तो फिर भाई क्वेश्चन उठे कि आखिर एटम बम में इतनी सारी एनर्जी आ कैसे जाती है। क्या वो कारण होते हैं जिन कारणों से उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि एटम बम चारों ओर तबाही मचा देता है। तो इसके लिए व्याख्या करने के लिए आए सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने बता दिया कि भाई मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। इसी कारण से एटम बम के अंदर इतनी सारी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, इतना सारा धमाका एक एटम बम मचा सकता है। तो उन्होंने बता दिया कि भाई यहाँ से मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह फेमस इक्वेशन दिया, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स, सन 1905 को मिरेकल ईयर भी कहा जाता है। 1905 1905 को मिरेकल ईयर भी कहा जाता है, जब सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस इक्वेशन को दिया था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर या फिर M इक्वल टू E अपॉन सी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये कहानी काफी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, ये वास्तविकता है, कहानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इतनी ही कहानी रही सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण की। और यदि आपको और काफी अच्छी डीप तरीके से समझना है तो भाई यूट्यूब तो ज्ञान का भंडार है, आप वहां से भी देख सकते हैं। कई सारी वीडियोस हिंदी में भी एक्सप्लेन की गई हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी मतलब सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, वो दो भागों में बटा हुआ है। पहला है जनरल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी मतलब सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत, और दूसरा है स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी मतलब विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो समझ लेते हैं कि आखिर जो आपको नोट्स में मिलने वाला है उसमें द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण को कैसे दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, द्रव्यमान ऊर्जा की अवधारणा आइंस्टाइन द्वारा दी गई थी। आइंस्टाइन ने अपने विशिष्ट अपेक्षता सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया है कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक दूसरा रूप है। हाँ फ्रेंड्स, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमारे लिए यही बताने की कोशिश की है अपने इक्वेशन के थ्रू कि मास भी एक एनर्जी का अनदर फॉर्म है। मास को हम एनर्जी में चेंज कर सकते हैं या फिर इसके अपोजिट भी उन्होंने कह दिया कि भाई इसके अपोजिट भी संभव है, आप एनर्जी को मास में भी चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अवधारणा की उत्पत्ति कैसे हुई। विशिष्ट अपेक्षता सिद्धांत से पहले यह माना जाता था कि किसी अभिक्रिया में द्रव्यमान एवं ऊर्जा अलग अलग संरक्षित होते हैं। फ्रेंड्स, द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण के नियम अभी हमने थोड़ी देर पहले तो जाने ही हैं कि आखिर कैसे इनकी कंसेप्ट आए और क्या कुछ हुआ। और हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एनर्जी भी कंजर्व है और मास भी कंजर्व है। तो यहाँ पर उन्होंने आगे लिखा है कि आइंस्टाइन ने यह दर्शाया है कि केवल द्रव्यमान ऊर्जा का दूसरा रूप है और हम द्रव्यमान ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में जैसे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं तथा विपरीत विक्रम अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित करना भी संभव है। देखिए भाई, कितने महान वैज्ञानिक रहे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने यह बता दिया आपके लिए कि आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने यह भी बता दिया अपने प्रिंसिपल के थ्रू, अपनी स्टडी के थ्रू, कि आप एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आइंस्टाइन ने जो प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समतुल्य संबंध दिया है वह है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसे यहाँ E और एम सी की आपको थोड़ी सी प्रशंसा कर देनी है। यहाँ पर E द्रव्यमान M की समतुल्य ऊर्जा है एवं C निर्वात में प्रकाश का वेग है जिसका सन्निकट मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। देखिए फ्रेंड्स, स्पेशली लास्ट की 3 लाइनों में क्या लिखा गया है।
आपको यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता को दिखाया गया है कि यदि एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ पर कैसे लिखना है। तो आपको समीकरण लिख देना है E इक्वल टू mc²। यहाँ पर m द्रव्यमान की समतुल्य E ऊर्जा होगी और c निर्वात में प्रकाश का वेग होता है और हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण कैसे आया, कहाँ से आया, किस वैज्ञानिक ने दिया और वास्तव में इस द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की आवश्यकता ही क्या थी, आखिर क्यों उन्होंने यह कंसेप्ट लाया। क्योंकि भाई उस समय एटम बम का इन्वेंशन साइंटिस्ट ने कर दिया था, तो उस वक्त उस समय पे उन्हें इस बात की आवश्यकता थी कि आखिर एटम बम में इतनी सारी एनर्जी आ कहाँ से गई। तो उसे समझाने के लिए आए थे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसी कारण से उनके प्रिंसिपल आते गए। इतिहास से एक इक्वेशन दे दिया, वो है E इक्वल टू mc², जो हमारे सिलेबस में है। जितना मैंने आपके लिए बता दिया है वो परफेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स ज्ञान या फिर नॉलेज की कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। आप क्लास के बाद और अच्छे से देख सकते हैं कि आखिर क्या वास्तव में द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण की कहानी होती है खत्म। समीकरण आपको याद कर लेना है, आपको याद हो ही गया होगा E इक्वल टू mc², जहाँ पर m होगा मास, c होगा निर्वात में प्रकाश का वेग और E होगी उस m द्रव्यमान की समतुल्य ऊर्जा। चलिए तो फ्रेंड्स अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं और द्रव्यमान तुल्यता समीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बताइए कि 1 ग्राम पदार्थ में कितनी ऊर्जा समाहित है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का 2019 के बोर्ड एग्जाम में आया था। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। हल, पदार्थ का द्रव्यमान कितना दिया है भाई, m बराबर 1 ग्राम। देखिए जब भी हम कोई न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो उसमें जितनी भी राशियां सम्मिलित होती हैं वो सभी एक ही पद्धति के मात्रकों में होनी चाहिए। तो चूंकि अभी जो हमारे पास द्रव्यमान का मात्रक है, चूंकि अभी हमारे पास जो पदार्थ का मात्रक है, पदार्थ के द्रव्यमान का मात्रक है वो CGS पद्धति में है, तो इसे हम बदल लेंगे SI पद्धति में। तो 1 ग्राम में होते हैं 10⁻³ किलोग्राम। हाँ फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं कि आखिर कैसे पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा कितनी होगी। बस हमें सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E इक्वल टू mc² लगा देना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अपने आप ही हल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स E बराबर, चूंकि यहाँ पर हमने m का मान रख दिया है वो है 10⁻³ और फ्रेंड्स c मतलब यहाँ पर निर्वात में प्रकाश का वेग होगा और हम सभी जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इस कारण से हमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हम लिखेंगे E बराबर 10⁻⁻3। देखिए जब यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 और 10⁸ का जब स्क्वायर करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि यदि घातों के ऊपर घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 10⁻16। फ्रेंड्स आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस स्टेप को हमने कैसे यहाँ पर सॉल्व किया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे E बराबर 9 को हमने आगे यहाँ पर लिख दिया। देखिए अब हम 10 की पावर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 10 की पावर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो चूंकि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 16 - 3, यहाँ पर हमने 10 की घातों को सॉल्व किया है, चूंकि यहाँ पर 3 माइनस का है इस कारण से हो जाएगा 16 - 3। फ्रेंड्स इससे हम आगे लिखेंगे E इक्वल टू 9, तब 16 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 13 मतलब 13। तो हमारी जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 9 × 10⁻13 जूल। आपको इसका मात्रक लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कैसे 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य जो ऊर्जा होगी वो होगी 9 × 10⁻13 जूल। हाँ फ्रेंड्स आपके पास यदि कोई 1 ग्राम पदार्थ है तो उसके पास ठीक इतनी ही ऊर्जा होगी, वो होगी 9 × 10⁻13 जूल। फ्रेंड्स ये बोर्ड एग्जाम 2019 में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आया था, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। फ्रेंड्स इसी के जैसे मैंने आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी तैयार किया है, वो है कि 2 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए 20 सेकंड्स का टाइम देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, सवाल को सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स आपका समय शुरू होता है अब।
तो ओके फ्रेंड्स, कई सारे स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं, तो इसे हम एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो हल पदार्थ का द्रव्यमान m बराबर 2 ग्राम, चूंकि इसे हम एसआई पद्धति में बदल देंगे तो वो हो जाएगा 2 × 10⁻³ किलोग्राम। अब हम यहाँ पर पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा ज्ञात करने जा रहे हैं। तो हम पहले क्वेश्चन के जैसे ही यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन का द्रव्यमान तुल्यता समीकरण लगा देंगे, वो होगा इक्वल टू mc²। यहाँ पर जब हम m की वैल्यू रखेंगे तो वो हो जाएगी 2 × 10⁻³ हमें यहाँ c का स्क्वायर करना है, क्योंकि c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लिखा है तो इस कारण से हमने कर दिया है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। 2 × 10⁻³ फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम 3 × 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻16। आगे हम सॉल्व करेंगे इक्वल टू 9 2 यहाँ पर 18, मतलब 9 दोनों 18 हो जाएंगे और 10 की पावर्स को सॉल्व करेंगे तो 10⁻16 - 3 हो जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे इक्वल टू 18 × 10⁻13 और जो आपको लिखना नहीं भूलना है वो होती है जूल। तो इस कारण से फ्रेंड्स 2 ग्राम पदार्थ की जो समतुल्य ऊर्जा होगी वो होगी 18 × 10⁻13 जूल। देखिए फ्रेंड्स, 1 ग्राम पदार्थ और 2 ग्राम पदार्थ में जब इतनी सारी ऊर्जाएं हैं, इतनी ऊर्जा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी हमारे लिए दिखाई दे रहा है उसमें कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा होगी। फ्रेंड्स, हर एक ऑब्जेक्ट में एनर्जी है, बस हमें ज़रूरत है तो उस एनर्जी को पहचानने की, और हमें ज़रूरत है कि हम उस एनर्जी को अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कैसे उसे यूटिलाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल नीट एंड क्लीन क्लियर हो गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर नाभिक का साइज या फिर घनत्व और आयतन क्या होंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने नाभिक से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें पहले की क्लास में और इस क्लास में समझ लिया है। हमने जान लिया है कि आगे परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक, संभारिक और सम न्यूट्रॉनिक क्या कहलाते हैं। इसके साथ ही हमने जान लिया है कि आखिर सर अल्बर्ट आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का समीकरण क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझने जा रहे हैं कि नाभिक का साइज क्या होगा, क्या साइंटिस्ट ने स्टडी की और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले नाभिक की साइज के संबंध में या फिर नाभिक के आकार के संबंध में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक का पहला पॉइंट है कि नाभिक की साइज का परिकलन रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निश्चित किया। बहुत पहले की क्लासों से मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि चूंकि रदरफोर्ड ने नाभिक की ही खोज की थी, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग में नाभिक की खोज की और उन्होंने बता दिया कि भाई किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके किसी एक बिंदु पर संकुचित है, और रदरफोर्ड ने उसे दे दिया कि भाई आज से हम इसे नाभिक कहेंगे, उस परमाणु का नाभिक कहलाएगा आज से। तो नाभिक की साइज का परिकलन रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निश्चित किया था। दूसरा पॉइंट है कि नाभिक का वास्तविक साइज 4.0 × 10⁻14 मीटर से भी कम होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये काफी छोटी राशि है, 4.0 × 10⁻14 मीटर। एक यहाँ पर लिमिटेशन है, एक सीमा है। तो नाभिक की साइज इससे भी काफी कम होती है, मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते कि आखिर वास्तव में नाभिक की वास्तविक साइज क्या होगी। यहाँ पर केवल एक लिमिटेशन दी गई है कि नाभिक की साइज इससे भी कम होती है, मतलब नाभिक की जो वास्तविक साइज होती है, वास्तविक आकार होता है, वो 4 × 10⁻14 से भी कम होता है। हमारा अगला पॉइंट है, एक परमाणु का नाभिक उस परमाणु के आकार से 10,000 से 1,00,000 गुना छोटा होता है। काफी सामान्य सी बात है। देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि आखिर कहाँ परमाणु में नाभिक होता है। हम सभी जानते हैं कि किसी परमाणु में उसके नाभिक का अस्तित्व बहुत ही छोटे से बिंदु पर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि परमाणु का जो आकार होता है उसके नाभिक की तुलना में 10,000 से लेके 1,00,000 गुना छोटा होता है, या फिर हम इसकी उलट कहें तो हम कहेंगे कि किसी परमाणु का आकार उसकी नाभिक की तुलना में 10,000 से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आखिर परमाणु और उसकी नाभिक में क्या संबंध होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि द्रव्यमान संख्या की नाभिक की त्रिज्या r = r0 e⁻1/3 होती है, जहाँ पर r0 का मान होगा 1.2 × 10⁻15 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, चौथे पॉइंट में क्या खास बात है। देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, और हम सभी जानते हैं कि किसी परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ पाया जाता है, भाई उसके नाभिक में पाया जाता है। तो स्पेशली वो यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं कि नाभिक की त्रिज्या क्या होगी। ये वो विशेष समीकरण है, वो विशेष सूत्र है जिसकी सहायता से हम किसी भी परमाणु की नाभिक की त्रिज्या को ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर r उस नाभिक की त्रिज्या होगी, r0 का मान यहाँ पर r0 एक विशेष नियतांक हो गया जिसका मान होगा 1.2 × 10⁻15 मीटर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर a होगा परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु संख्या, और यहाँ पर जो स्पेशली किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है वो है r = r0 e⁻1/3। देखिए फ्रेंड्स,
चूंकि बोर्ड एग्जाम 2019 में एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस पर आ चुका है तो आप इसे नकार नहीं सकते कि भाई आपसे वो किसी एक सरल सा परमाणु का उदाहरण दे के पूछ सकें आपसे कि भाई किसी नाभिक की पर्टिकुलर त्रिज्या का मान बताइए, तो वहां पर आपको इस सूत्र की आवश्यकता होगी। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहता हूं कि आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए, जैसे कि आप इक्वल टू एम सी स्क्वायर याद करते हैं, ठीक उसके साथ ही आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और याद कर लेना है कि भाई वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके हमारे लिए एक फॉर्मूला दे दिया है। वो फॉर्मूला है आर इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर 1/3। यहाँ पर आर नॉट एक विशेष नियतांक है जिसका मान होगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। देखिए फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी परमाणु की नाभिक की वास्तविक त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला पॉइंट है किसी परमाणु की नाभिक का आकार उसके घनत्व व आयतन पर निर्भर करता है। भाई सामान्य सी बात है, कोई परमाणु हो या फिर कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका आकार उसके घनत्व और आयतन पर तो निर्भर करता ही है। ठीक यही बात यहाँ पर परमाणु के साथ भी अप्लाई हो जाती है। और उन्होंने आगे कहा है घनत्व जितना अधिक होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा। भी काफी आसान सी बात है समझने के लिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है। यदि हमने उसे एक छोटे से कंटेनर में बंद कर दिया तो भाई गैस उस कंटेनर में बंद हो जाएगी। उस कंटेनर में उसने काफी छोटा स्थान ग्रहण किया। और मैंने कहा कि वही 1 लीटर ऑक्सीजन गैस को हम किसी बड़े पात्र में भर देते हैं तो भाई वहां पर भी गैस अपना स्थान पूरा स्थान उस कंटेनर का घेर लेगी और वहां पर भी वो अपने अच्छे तरीके से स्टेबल हो जाएगी, उस कंटेनर में अच्छे तरीके से भरी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घनत्व जितना अधिक होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा। जब हमने छोटे कंटेनर में ऑक्सीजन गैस को भरा तो उसका आकार छोटा था, चूंकि कंटेनर का आकार छोटा था तो गैस ने भी छोटा आकार धारण कर लिया। और जब हमने उस 1 लीटर ऑक्सीजन गैस को एक बड़े कंटेनर में बना तो वो गैस उस बड़ी कंटेनर में भी पूर्ण रूप से भरी गई। क्योंकि गैसों में एक विशेष गुण होता है, वो यदि हम उन्हें किसी भी पात्र में भरें तो उन पात्रों को वह पूरी तरीके से कवर कर लेती हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि उनके बीच लगने वाला जो अंतर आकर्षण बल होता है वो काफी कम होता है। उन्होंने आगे लिखा है कि आयतन जितना अधिक होगा आकार उतना ही बड़ा होगा। भाई निश्चित सी बात है, किसी परमाणु का आयतन किसी परमाणु के नाभिक का आयतन मतलब जितना वो स्थान घेरेगा, यदि वो जितना अधिक स्थान घेरेगा उसका आकार भी उतना बड़ा होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बातें लिखी गई हैं क्योंकि आपको इनको समझने में कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है कि नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई इस पॉइंट का संबंध आपकी पहली पॉइंट से है। नाभिक का आयतन मतलब किसी परमाणु के नाभिकों पर सिर्फ प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होगी। देखिए भाई, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को एक साथ हम मिला के यदि कहें तो उन्हें हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और हमने ये भी जाना था कि आखिर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नाभिक का जो आयतन होता है मतलब नाभिक जितनी भी जगह घिरता है उसकी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। हमारा अगला पॉइंट है कि नाभिक का घनत्व नियत होता है, अर्थात सभी नाभिकों के लिए इसका मान ए पर निर्भर नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किस चीज को टारगेट में रखकर बात की जा रही है? यहाँ पर बात की जा रही है नाभिक की साइज की, घनत्व और आयतन के विशेष संबंध में। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि नाभिक का घनत्व नियत होता है, अर्थात सभी नाभिकों के लिए इसका मान कैपिटल ए मतलब परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब नाभिक की जो साइज होती है, नाभिक का जो घनत्व होता है वो नियत होता है। तो नाभिक की घनत्व के लिए उसका मान कैपिटल ए के मान पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्पेशली नोट लिखा गया है कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के सन्निकट होता है। देखिए फ्रेंड्स, नाभिक काफी छोटी चीज होती है। नाभिक को हम सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। यदि आपको किसी तत्व के परमाणु के नाभिक को देखना है तो काफी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर स्पेशली एक स्पेशल पॉइंट लिखा गया है, जैसा कि आप फिजिक्स में स्पेशली स्पेशल नोट पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही आपको इसे भी एक स्पेशल नोट की तरह लेना है। तो यहाँ पर लिखा है कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। देखिए फ्रेंड्स, आप इस अंकों को देखिए, काफी बड़े अंक हैं। 2.3 इंटू 10 टू द पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक का जो द्रव्य होता है उसका घनत्व इतना ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इसे आपको एज अ स्पेशल नोट की तरह ही लेना है। मैं आपसे यहाँ पर कहूंगा कि आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो मैं आपसे कहूंगा कि पॉइंट नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि नाभिक की त्रिज्या को ज्ञात करने वाला सूत्र होता है R इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर 1/3, जहाँ पर आर नॉट एक विशेष नियतांक होगा। आर नॉट का मान होगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर।
बस फ्रेंड्स, और आपको ये सारे पॉइंट्स तो समझ में आ ही गए हैं कि आखिर इनका क्या मतलब है। तो यहाँ पर आपको स्पेशली जो फॉर्मूला याद रखना है वो बस नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला याद ही रखना है, और आपको यहाँ पर याद कर लेना है कि परमाणु का नाभिक उस परमाणु के आकार का 10,000 से 1,00,000 गुना छोटा होता है। या फिर इसे हम उल्टे शब्दों में कहें कि किसी परमाणु का आकार उसके नाभिक की तुलना में 10,000 से 1,00,000 गुना अधिक बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट, और अब हम अपनी क्लास को लास्ट सेगमेंट की ओर ले चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लास का लास्ट सेगमेंट है क्विज। देखिए, जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जैसे ही स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे वैसे ही आपको अपने कमेंट बॉक्स में जाना है और उसका सही आंसर कमेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि इसी परमाणु के दो समस्थानिक हैं तो क्या समान होंगे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। ओके स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने भी पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए जवाब दिया है उन सभी के आंसर सही हैं। देखिए फ्रेंड्स, समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समान है स्थान जिनकी, और मतलब ऐसी परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। तो भाई निश्चित सी बात है, यदि परमाणु क्रमांक समान होंगे तो प्रोटॉनों की संख्या ही तो परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो किसी भी परमाणु के समस्थानिकों में जो विशेष योग्यता रहती है, जो विशेष दोनों में क्वालिटी रहती है, वह होती है कि दोनों समस्थानिकों की या फिर उस तत्व की परमाणु के जितने भी समस्थानिक हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर ही रहती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है, यदि किसी परमाणु के दो समभाजक हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था कि यदि किसी परमाणु के दो समस्थानिक हैं। इस क्वेश्चन में हम ले रहे हैं कि यदि किसी परमाणु के दो समभाजक हैं तो क्या समान नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, यदि किसी परमाणु के दो समभाजक हैं, समभाजक का मतलब क्या होता है? मतलब जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो। हम सभी जानते हैं कि यदि किसी परमाणु के समभाजक हैं तो उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे और उनके परमाणु द्रव्यमान समान होंगे। तो परमाणु क्रमांकों का सीधा संबंध प्रोटॉनों की संख्या से होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आई होप कि आप इस क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जो कि है आइंस्टाइन का समीकरण है। फ्रेंड्स, इसे आपको काफी ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद ही अपने आंसर्स कमेंट करने हैं। ऑप्शन ए इक्वल टू एम सी क्यू, ऑप्शन बी एम इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर, ऑप्शन सी इक्वल टू सी एम स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। तो के स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, आइंस्टाइन का समीकरण वास्तव में क्या होता है? इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यदि हम यहाँ पर इक्वल टू एम सी स्क्वायर मतलब ऑप्शन बी को सी स्क्वायर को एलएचएस में भेज दें तो भाई क्या हो जाएगा? इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, यदि ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो आपको वहां पर थोड़ी सी धैर्य की जरूरत होती है, उसके बाद ही आप अपने आंसर्स लिखें या फिर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य है। ऑप्शन ए प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है। तो स्टूडेंट्स, चौथा क्वेश्चन काफी आसान था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, परमाणु क्रमांक का सीधा संबंध किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से ही होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है। देखिए फ्रेंड्स, हमने परमाणु क्रमांक समझ लिया, समस्थानिक समझ लिए, समभाजक समझ लिए। अब पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर परमाणु द्रव्यमान जिसे हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए है प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन सी है दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब।
तो किस स्टूडेंट्स पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, परमाणु द्रव्यमान से क्या तात्पर्य होता है, मतलब वे सभी स्पीसीज जो किसी परमाणु के नाभिक में हो वो ही किसी परमाणु के द्रव्यमान के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो भाई किसी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कि परमाणु द्रव्यमान से तात्पर्य किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की सम्मिलित संख्या के योग के बराबर होता है। और जो कि हम जान चुके हैं कि आखिर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ न्यूक्लियॉन कहा जाता है, तो इन दोनों को एक शब्दों में हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस क्विज में काफी मजा आया होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण टॉपिक थी, जो महत्वपूर्ण परिघटनाएं थी इस कॉन्सेप्ट से, इस चैप्टर से, उन सबको मैंने अपने क्विज में शामिल कर लिया है। इस क्विज को काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था। तो फ्रेंड्स, छठवां क्वेश्चन मैं आपको ऐसा होमवर्क के तौर पर देना चाहता हूँ। देखिए, क्वेश्चन है कि लोहे के नाभिक का द्रव्यमान 55.85 U एवं ए मतलब परमाणु द्रव्यमान 56 U है। इसका नाभिकीय घनत्व ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 एक लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक लॉजिक लगा हुआ है। आपको नोट्स में भी ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराया गया है, लेकिन उसका आंसर मैंने आपके लिए नहीं दिया है। फ्रेंड्स, आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स, देखिए काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि आप हमारे नोट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं तो उन नोट्स में आपको इसका आंसर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर किस वर्ड्स को मिरेकल ईयर या फिर जादुई वर्ड्स कहा जाता है। उस वर्ष में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण दिया था। तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। देखिए फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे वाले कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर्स आपको कमेंट करने हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।